जी बच्चों, हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 12 जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट टॉपिक जो हमने किया वो था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने दो एप्लीकेशंस देखी, पहली थी ज़ेरोग्राफी या फोटोकॉपियर, सेकंड जो एप्लीकेशन हमने देखी वो थी इंकजेट प्रिंटर्स। नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 12.5. This is a topic number and our lecture number. The topic is electric flux. Electric flux. That is the name of your topic, electric flux. बच्चों, what is electric flux? जब हमारे पास एक कंसीडर करते हैं, हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ठीक है, वो मर्ज हो रही हैं कुछ इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस है जो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज से मर्ज हो रही हैं, निकल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं कुछ दो तीन एरियाज जो है वो बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरिया है जो कि इनके रास्ते में मैंने रख दिया है, जहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आ रही हैं। मैंने एक रेक्टेंगुलर एरिया शेप बॉडी जो है, एलिमेंट जो है, लेट्स से इसे मैंने रख दिया यहाँ पे ए। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली मैं दूसरा जो एरिया है वो यहाँ पर रख देता हूँ, से दिस इज बी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने दो एरिया जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है उनकी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने दो एरिया रखे हुए हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस में से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं, किस में से पास आउट हो रही हैं ज्यादा नंबर ऑफ, लार्जर नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस, वो है एरिया ए। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द अ सर्टेन एलिमेंट, ठीक है, विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर, विच इज प्लेस इन द डायरेक्शन और इन द पास वे ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, उसे हम नाम देते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस passing through a certain area held in their path, जो कि इनके रास्ते में रख दिया जाता है, जो कि इनके रास्ते में जो भी हम एरिया रख देते हैं, कोई भी एरिया ऑफ एलिमेंट। तो दिस इज अ जनरल डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सर्टेन एरिया और सर्टेन एरिया ऑफ एलिमेंट वट एवर विच इज हेल्ड इन देयर पाथ। तो उसे हम नाम देते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बच्चे यूजुअली डिनोट करते हैं हम फाई के साथ। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में जो है ई भी लिख दें, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि इसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या है। एक्चुअली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ये है कि अगर हम देखें ए के अंदर, तो ए के अंदर कितने नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइन गुजर रही हैं, 4, ठीक है, और बी के अंदर कितनी गुजर रही हैं, बी के अंदर से 2 गुजर रही हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे क्वांटिटेटिवली कि जो फ्लक्स जो है, फ्लक्स यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो ज्यादा किस में से गुजर रही है, उसका उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यानी फील्ड लाइंस जो है, एरिया एलिमेंट जो है उसमें से 4 गुजर रही हैं, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो 4 होगा, जबकि बी में से सिर्फ 2 गुजर रही हैं, तो बी का फ्लक्स कितना होगा, 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एक्चुअली हम इंटेंसिटी की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम एक स्पेसिफिक एरिया ले लेंगे उसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में बच्चों रिप्रेजेंट करें तो इट मीन्स दैट कि ए में से जो है 4 न्यूटन पर कूलम जो है, जो विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ई के लिहाज से अगर देखें तो उसके लिहाज से 4 न्यूटन पर कूलम जो है इसकी इंटेंसिटी बन रही है किसकी, एरिया एलिमेंट की। इसी तरह
एरिया एलिमेंट बी की जो है वो इंटेंसिटी बन रही है 2 न्यूटन पर कूलम। तो हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द ए इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द बी। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई भी एरिया जो है, हम कुछ इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आ रही हैं। अगर बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरह हो कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आ रही हैं जी, ये डायरेक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की, और इसी की डायरेक्शन में अगर हमें एक एरिया जो है उसको हम इनकी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर रख दें, ये हमारे पास एक सर्टेन एरिया ए है, इसको हमने इन द, ये सर्टेन एरिया ए है हमारे पास, इसको हमने किस तरह रखा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। ठीक है, अब इस केस के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू द, या इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी की फील्ड में या फील्ड लाइंस की फॉर्म में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हम इस तरह लिखेंगे, फाई सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे ई, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। जबकि बच्चों अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरिया क्या है, ए है, जबकि इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास ई है, एरिया हमारे पास क्या है, ए। ठीक है, सो ये हमारे पास फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कब, जब हमने एरिया जो है वो रखा हुआ है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसके सबस्क्रिप्ट में हमने परपेंडिकुलर साइन बना दिया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इक्वल है ई टाइम्स द एरिया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में हम ये लेते हैं कि हमारा जो एरिया है बच्चों वो परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि वो हॉरिजेंटली हमने रखा हुआ है। अब हमने एरिया एलिमेंट जो है उसे हमने इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटली रख दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास नहीं कर रही। ठीक है, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो है। तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई टाइम्स ए पैरेलल। ये दो लाइंस जो मैंने लगाई इसका मतलब है पैरेलल, एरिया पैरेलल, और ये हमारे पास क्या होगा, जीरो हो जाएगा एक्चुअली, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सर्टेन एलिमेंट एरिया ए, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम जो अपना एरिया जो है उसको कुछ इस तरह रख दें जो ना कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो और ना ही बच्चों वो पैरेलल डायरेक्शन में हो, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, यानी मैं एक एरिया जो है कुछ इस तरह रख देता हूं। ठीक है, ये मैंने एरिया कुछ इस तरह रख दिया। अब इसमें आप देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं इसमें से गुजरेंगी, ठीक है, ये हमारे पास पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आ रही हैं। अब इसमें से जो गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, अगर इसको हम देखें तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, हम ड्रा करेंगे इसका प्रोजेक्शन। ये इस एरिया का क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन एट सम एंगल, किसी एंगल के ऊपर जो है। इसकी डायग्राम जो है बुक के अंदर कुछ इस तरह है, मैंने इस तरह बनाई है, आप इस तरह भी बना सकते हो, लेकिन बुक के अंदर जो आपकी डायग्राम बनी हुई है वो कुछ ये है। जिसकी दोनों साइडों पे उसने जो है बहरहाल ये रफ डायग्राम बनाई है मैंने। ये कुछ ना कुछ एरिया जो है ये एंगल कुछ ना कुछ बना रहा है। लेट्स से मैंने इसका ना जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो मैंने लिया हुआ है, ये पोर्शन थीटा एंगल के ऊपर है इसमें से, और इसका जो एरिया एलिमेंट जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो ये है, और इसमें से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, ये जो डायग्राम है उसकी मैंने थोड़ा सा जो इस साइड वाला जो फेस है उसका फेस जो है वो मैंने लिया हुआ है, दूसरा फेस लिया जिसमें पूरे ट्रायंगल बन रही है एक्चुअली। तो ये लेट्स सपोज कि ये थीटा एंगल के ऊपर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो इसे हेल्ड किया हुआ है किसी एंगल के ऊपर। बिल्कुल इस तरह कि अगर मेरे पास जो है, अगर ये एरिया आता है पूरा पूरा, तो मैं इसको कुछ इस तरह रख दूं, ठीक है। तो इस तरह रखने के बाद बच्चों आप देखो, इस तरह रखने के बाद ये मेरे पास एरिया सपोज कर लें, मैं आपको थोड़ा इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ कि ये मेरे पास एरिया, मैंने इसे ये देखें, ये ना इसको मैंने इस तरह रखा हुआ है, ठीक है। और इसके ये मैंने इसका प्रोजेक्शन लेना नीचे को, और ये एक ट्राइंगल बन जाएगी इस तरह, और ये किसी एंगल थीटा के ऊपर जो है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है उसकी डायरेक्शन है एरिया की, ठीक है। अब इस केस के अंदर हमारे पास जो गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है जिसमें से गुजरेंगी, ठीक है, कुछ किसी डायरेक्शन के ऊपर, तो विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल जो है, जो नॉर्मल एंगल है या हमारा नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट करेगा एरिया की जो डायरेक्शन है उसको, तो उसके लिहाज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E, जो ये दोनों जो किसी थीटा के ऊपर होंगे, तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आ जाएगा EA। हमने यहाँ पे लेना है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का प्रोजेक्शन, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का प्रोजेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो लिया जाएगा cos थीटा, ठीक है। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में E डॉट A, तो ये हमारे पास बच्चों आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थीटा जो है वो एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सर्टेन एरिया जो हमने लिया है, यूनिट एरिया जो हमने लिया है, या आप कह लें कि हमने जो है कि एरिया एलिमेंट लिया है जो 1 मीटर स्क्वायर है, उसके लिहाज से जो है इसका अगर हम यूनिट निकालें तो वो हो जाता है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द पर कूलम आएगा, बल्कि ये कैसे यूनिट आता है बच्चों, जो E है हमारा E, उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम, जबकि साथ में एरिया आ रहा है, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इस तरह जो है ये मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ द ऐसे यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब हमारे पास कोई भी एरिया जो है वो सम एंगल थीटा के ऊपर जो है वो लाई कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बच्चों ये हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट है या इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E डॉट A, या इसको हम लिख सकते हैं EA cos थीटा अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंगल, हमने इसकी डायरेक्शन ली है और विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस।